नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। और सौदा आपका में सबसे पहले हमारी नजर बनी हुई है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। खुलने वाले कमोडिटी बाजार हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर और दबाव कहां ज्यादा दिख रहा है और यहां क्या कॉल आपको लेनी चाहिए। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया यानी इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो आपको करके देगा कमाई। इसमें आपको करनी है खरीदारी या बिकवाली। हमारे एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए। सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे निफ्टी में आज जो हल्की सी कमजोरी दिख रही है इसमें क्या करें आप वीकेंड के ठीक पहले। कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे ऊंची छलांग यानी कि स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाएंगे स्ट्रैटेजी। सुमीत बगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी और ये सारा एक्शन होगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। आपके शेयरों पर प्रकाश काबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। और क्रूड ने कल 5 महीने का अपना निचला स्तर छुआ है। सप्लाई बढ़ने की चिंता में कच्चे तेल में अब भी दबाव कायम है और कल तो हमने ब्रेंट क्रूड को $48 पर जाकर टिकते हुए देखा। उसके बाद नाइमेक्स क्रूड इससे भी नीचे $45 के नीचे कारोबार कर रहा है। दरअसल ओपेक देश उत्पादन में और कटौती के मूड में नहीं है और इसकी वजह से कच्चे तेल में गिरावट जारी है। सारे ही फंडामेंटल्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दबाव बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। 25 मई को बैठक होने वाली है और 25 मई में ओपेक देश किस तरह का फैसला लेते हैं इस पर नजर रहेगी। और इस बीच लीबिया से भी आउटपुट बढ़ा है, यूएस में भी इन्वेंट्री बढ़ रही है और ये ग्लट बना हुआ है। हालांकि 6 हफ्तों के निचले स्तर पर फिसलने के बाद अभी सोने की अगर बात की जाए तो सोने में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। 0.25% से ज्यादा चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर सोने का भाव फिलहाल $1233 के करीब बना हुआ है। चांदी में भी करीब 0.5% की तेजी दिख रही है। लेकिन सप्लाई बढ़ने और मांग घटने से मेटल्स में दबाव अभी भी जारी है। कल हमने मेटल्स को स्लिप करते हुए देखा है। कॉपर में दबाव है, जिंक में भी दबाव है। लेकिन आज एक अहम डाटा जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है और बेरोजगारी के आंकड़े भी आने वाले हैं, इस पर नजर रखिए। वैसे आज रुपए ने शुरुआत की थी हल्की सी कमजोरी के साथ। हमने देखा है 64.22 पर रुपए ने खुला है और ये 64.10 से 64.30 के बीच का एक रेंज है जिसमें हम रुपए को देख रहे हैं। अब देखते हैं किस लेवल पर हो रही है शुरुआत। क्रूड में जो हमने कल जबरदस्त गिरावट देखी, क्या उसी गिरावट के मूड के साथ क्रूड एमसीएक्स खुलेगा। देखते किस प्राइस पर खुल रहा है। और हाँ, 3% से ज्यादा की गिरावट क्रूड एमसीएक्स में 2840, 3000 से एकदम नीचे जाता हुआ क्रूड कमजोर। सोने में हल्की सी हम देख रहे हैं सुधार आते हुए, यहाँ पर हल्की सी बढ़त है आज शुरुआती कारोबार में 28,150 के ऊपर गोल्ड एमसीएक्स खुलते के साथ। चांदी में 37,706 का भाव है। अभी खुला, इससे ज्यादा अप डाउन नहीं देखना है पर पहले से थोड़ा सा बेटर। नेचुरल गैस 0.5% मजबूत खुल रहा है, $205.40 का भाव है नेचुरल गैस में। बेस मेटल में कॉपर में कमजोरी $358.40 के साथ खुलता हुआ कॉपर कमजोर है और ये कमजोरी पूरे हफ्ते ही हावी रही है बेस मेटल में। एल्यूमिनियम में भी कमजोर शुरुआती होती हुई चाइना में जिस तरह डिमांड को लेकर चिंताएं बढ़ रही है इसका असर हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं। लेड की भी शुरुआत आज कमजोरी के साथ $140.65 का भाव है। लाल निशान पर लेड आज शुरुआत कर रहा है। निकल में भी कमजोरी है। पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं आज गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई सारे बेस मेटल्स आज लाल निशान में है और जिंक भी इससे अछूता नहीं है। जिंक भी गिरावट के साथ आज की ओपनिंग करते हुए। एक चेक लेते हैं एग्री स्पेस में किस तरह की हलचल है। सोयाबीन 2873 के भाव के साथ खुल रहा है। हल्की सी मजबूती फिलहाल सोयाबीन में खुलते के साथ नजर आ रही है। वहीं सरसों आपकी स्क्रीन पर 3699 का भाव है। यहां पर भी आज हरे निशान पर हो रही है शुरुआत। लेकिन गौर सीड गिरावट 3615 का भाव है, ऑलमोस्ट 2.5% नीचे है गौर सीड शुरुआती कारोबार में। हल्दी में भी दबाव जारी है। इस पूरे हफ्ते हमने हल्दी को जब दबाव में देखा है, स्पाइसेस में हल्दी और जीरा दोनों ही गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। और कमोडिटी पर बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता जुड़ चुकी हैं। पैराडाइम कमोडिटीज के कमोडिटी कंसल्टेंट बीरेन वकील हमारे साथ है। बीरेन, क्रूड पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या और हम गिरावट देखेंगे?
क्रूड में अभी भी आज एशियन मार्केट में भी मार्केट 3% डाउन था। मुझे यहाँ अभी भी थोड़ा डाउन साइड लग रहा है, स्पेशली चाइनीज कमोडिटी मार्केट काफी कमजोर है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी डाउन ओवर है। तो क्रूड में भी हम 542 तक देखेंगे। इंडियन टर्म्स में 2730 2750 तक का प्राइस 2-3 दिन में देखा। और बेस मेटल्स में आपकी नजर किस पे रहेगी? इस गिरावट में कहीं खरीदारी करेंगे क्या? बेस मेटल में कॉपर में शॉर्ट प्रेफर करूंगा 359 के आसपास। 364 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 353 का टारगेट होना चाहिए। यहाँ भी गिरावट लग रही है। बिल्कुल, यहाँ पर भी गिरावट लग रही है। और मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता भी जुड़ चुकी हैं। रूपा जी, गुड मॉर्निंग। एग्री स्पेस में आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। एग्री कमोडिटीज में हमें लग रहा है कि आज सोयाबीन के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि अगर डिप मिलता है 2860 के अराउंड तो एक बाइंग देना चाहिए सोयाबीन के अंदर नई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2940 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे में 2820 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। सेकेंडली बार्ले में लग रहा है कि गिरावट जो है वो लगातार बनी रह सकती है। तो मुझे लगता है कि बार्ले के अंदर सेल को लेना चाहिए 1500 के आसपास। और डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1440 से लेकर 1460 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर में 1540 का स्टॉप लॉस फॉलो करके चल सकते हैं। ओके, तो जौ यानी बार्ले में बिकवाली की सलाह आपको दे रही है रूपा, और साथ ही में सोयाबीन में कह रही हैं कि खरीद की सलाह है मे कॉन्ट्रैक्ट में। वीरेन, सोना आपके रडार पर है। सोने और चांदी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सोने में हल्का सा बाउंस आ सकता है 28,200-300 तक का, तो वहां मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव 27,700 का रहेगा। नियर टर्म ऑब्जेक्टिव 27,950 के आसपास का रहेगा। सिल्वर में भी मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा, बट यहाँ काफी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ शायद शार्प पुल रहता है। तो यहाँ जो लेवल है सेल वो 38,500 के रहेंगे। 3900 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव यहाँ का 37,500 रहेगा। और इसी के साथ बीरेन वकील और रूपा मेहता, आप दोनों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के ओपनिंग में और बताया किन लेवल्स पर हो आज हमारी नजर। धन्यवाद। और बढ़ते आगे, एचडीएफसी के मार्च तिमाही के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर मिस्त्री, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछली तिमाही में सर 14% के आसपास लोन ग्रोथ रही है। FY18 में कितनी लोन ग्रोथ की उम्मीद है? हम कभी एडवांस फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, बट अगर आप होम बायर होंगे, इफ यू आर समवन इज अ होम बायर, टुडे इन माय व्यू इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू बाय प्रॉपर्टी। इनके 3 कारण हैं। फर्स्टली, इंटरेस्ट रेट्स आर एट अ सिग्निफिकेंट लो। लास्ट 8 साल में कभी इंटरेस्ट रेट्स इतने कम गए हुए नहीं है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन एनी फर्दर। सेकेंडली, property prices have not increased in the last 2-3 years. Since property prices have not increased, effectively there has been a time correction of prices. And thirdly, most important, जो government की जो incentives की हुई है, government की जो schemes की हुई है to promote housing, those schemes give enormous benefit to a middle income household. तो जो CLSS की जो स्कीम जो अनाउंस की हुई है, that benefits not just people in rural areas, it also benefits people in urban India. So अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपकी इनकम 1.5 लाख रुपये से कम है पर मंथ, मतलब 18 लाख पर ईयर, और अगर आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसकी एरिया 110 स्क्वायर फीट से कम है, 110 स्क्वायर मीटर से कम है, मतलब 1100 स्क्वायर फीट से कम है, तो अगर ये 3 कंडीशंस जो सेटिस्फाइड, तो 12 लाख तक लोन के ऊपर गवर्नमेंट 3% सब्सिडी देंगे फॉर द लाइफ ऑफ द लोन, एंड दैट सब्सिडी अमाउंट डिस्काउंटेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू विल बी पेड अपफ्रंट टू द लेंडर। सो जो 3 जो कंडीशंस है, सब्सिडी स्कीम जो अभी दिसंबर तक चालू है, इंटरेस्ट रेट्स एट ऑल टाइम लो, एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस लो, आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन, all 3 taken together, is very difficult to get. So in my view, this is a good time, a very good time to buy a property. साथ ही में मिस्टर मिस्त्री, रेरा आने से आपके कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, और क्या आपको लगता है इस वजह से लोन ग्रोथ में हम कमी देख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि रेरा से क्या होगा, रेरा से जो होम बायर है उसको कॉन्फिडेंस आएगा।
If I was a home buyer and today there is always that nagging doubt in my mind कि अगर मैंने पैसा दिया डेवलपर को, will he use it for the project, will the project get completed, are the titles to the project clear, what is the carpet area of the property that I'm buying, ये सब जो clarity है वो RERA में आ जाएगी. So RERA will bring in much greater transparency in real estate transactions, and it will give much greater confidence to a home buyer to go and buy a property at that point of time. आई एग्री, कंज्यूमर को क्लैरिटी मिलेगी, पारदर्शिता आएगी, लेकिन साथ ही में ये बताइए क्या रेरा की वजह से आपको लग रहा है कि नए प्रोजेक्ट्स कम आएंगे, इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है? मेरे हिसाब से इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्लो हो सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, बट दैट विल हैपन ओनली फ्रॉम द स्मॉलर डेवलपर्स जो सिस्टम बराबर नहीं फॉलो कर रहे थे. द बिगर डेवलपर्स वर ऑल फॉलोइंग द सिस्टम, सो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव आई डोंट सी कुछ चेंज होगा. मिस्टर मिस्त्री, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपकी कंपनी का अच्छे स्तर पर नजर आ रहा है, आगे कैसा रहने की उम्मीद है, और अगर NIM अच्छे रहे तो क्या आप रेट घटाएंगे सर? देखिए, आप जो निम्स की बात कर रहे हैं, यू शुड नेवर लुक एट निम्स बिकॉज निम्स इज अ फंक्शन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. यू मस्ट लुक एट स्प्रेड्स. अभी जो स्प्रेड्स जो है वो स्टेबल है. दिसंबर में स्प्रेड्स वर 2.33%, मार्च ऑल्सो द स्प्रेड्स आर 2.33%. 2.33% में से इफ यू लुक एट इंडिविजुअल लोन्स, देयर द स्प्रेड्स आर लोअर. द स्प्रेड्स आर 1.99% फॉर द ईयर, एंड इन नॉन इंडिविजुअल लोन्स द स्प्रेड्स आर 3.09%. So spreads ज़्यादा important है because spreads really reflects the borrowing cost and the lending rates. तो जो spreads है वो stable है. Spreads have been stable now for a very long time. जो funding cost में जो advantage आई हुई थी in the third quarter, the advantage that the benefit of that lower funding cost has been passed on to customers in the January period. So January to March में हम लोग ने इंटरेस्ट रेट्स कम की है. वी रिड्यूस दी RPLR, और जो बेनिफिट्स पास ऑन कर सकते थे वो हमने पास ऑन की है. तो क्या मिस्टर मिस्त्री आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि छोटी अवधि में रेट अब और नहीं घटेंगे? मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो गए हैं बिकॉज आई डोंट सी RBI हैविंग द एबिलिटी और द capacity to cut interest rates much from these levels. और उसका कारण है कि अभी जो बेस इफेक्ट आ रही है, लास्ट ईयर एट दिस टाइम इन्फ्लेशन वाज वेरी लो, तो अभी जो बेस इफेक्ट एकदम लो बेस इफेक्ट है. ऑन दैट लो बेस इफेक्ट द चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन कमिंग डाउन स्टिल फर्दर आर लोअर. मेरे हिसाब से द वन थिंग विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर इज मानसून्स. If the monsoon outlook is very good and the monsoons are really very good, then it is possible that there could be some interest rate reduction RBI could consider, but that is only if monsoons are very good and if there is no very sharp increase in interest rates in the US. We must also bear in mind that we are now in a global environment. US is increasing rates, and agar US may increase in interest rates is faster than what the market expects, then we can't be in a situation where US is increasing rates and we are reducing rates. Because if that happens, then there will be a lot of pressure that we will see on the currency, which in turn will fuel inflation. बिल्कुल, तो जून में ऐसी उम्मीद भी है कि फेडरल रिजर्व बढ़ा सकता है इंटरेस्ट रेट. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. के मिस्त्री हमारे साथ थे, HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO. नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और मिस्टर मिस्त्री का कहना है कि अब मानसून पर नजर होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में रेट कट्स तब तक मुमकिन नहीं होंगे जब तक कि अच्छा मानसून हम नहीं देखते हैं. इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक. यहाँ पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी बाजारों पर होगी हमारी नजर. साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और सिमी भौमिक हमारी मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे निफ्टी में क्या करें आप. बाजार में दिख रहा हल्का सा दबाव, बाजार को हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई. वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का.
और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए लेकर आए डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन। इनके मुताबिक वेदांता में है बिकवाली की सलाह, वेदांता बेचिए। तत्काल ट्रेड का ये है आइडिया। लक्ष्य 217 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 223 पर लगाइए और वेदांता में बिकवाली। ये है तत्काल ट्रेड का आइडिया सुमित जैन का। और आज बाजारों में हम देख रहे हैं दबाव के साथ हुई है शुरुआत। इस हफ्ते काफी भागा है बाजार और अब मुनाफा वसूली के घेरे में। सेंसेक्स में 135 अंकों की गिरावट है, वहीं निफ्टी में भी 37 अंकों का दबाव है और मिड कैप की अगर बात करें तो यहां पर भी 19 अंकों का दबाव है। लेकिन बैंक निफ्टी संभलने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखी है, लेकिन अभी 38 अंकों की बढ़त के साथ यहां हो रहा है कारोबार। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, ज्यादा शेयर हैं जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1031 शेयर हैं जो लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं और इनके सामने 608 शेयर ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और सौदा आपका में मेरे साथ simivomik.com की सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग। आज हम निफ्टी को देख रहे हैं 9350 के लेवल से नीचे आ चुका है। आप इन लेवल्स को कैसे वॉच आउट करेंगी और कहां नजर रहेगी आपकी टेक्निकल चार्ट्स पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अगर 9350 या 70 के आसपास निफ्टी खुल के मेंटेन कर जाता तो आपका शो में फ्रेश बाई कॉल देना मुश्किल हो जाता। इस मार्केट में बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी हमेशा काम किया है और अभी भी मैं ये मानती हूँ निफ्टी एक सपोर्ट के आसपास ही है, 9320, 9310। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करेगा, बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे, 9280 या 90 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करेंगे लॉन्ग पोजीशन। मुझे लगता है कि आज नहीं तो नेक्स्ट वीक तक निफ्टी का टारगेट 9380 से 9410 का होगा। हो सकता है मंडे सुबह तक ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा। निफ्टी में अभी भी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी ही मेंटेन करेंगे। और बैंक निफ्टी में कहाँ है आपकी नजर से? नहीं, आज गिरावट यहां पर भी आई है कल के मुकाबले, लेकिन अभी भी पॉजिटिव जोन में नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी। प्रियंका, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मोमेंटम है, पर मुश्किल ये है कि कोई भी लेवल पर मतलब बाई सजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल का मार्केट में भी मैंने जिस लेवल पर बैंक निफ्टी बाई करूंगी सोचा था, उस लेवल तक बैंक निफ्टी आया ही नहीं था। 50 पॉइंट ऊपर में भाग गया था और एक नया ब्रेकआउट दिया था। आज भी ऐसे ही कर रहा है। जब मार्केट में शुरुआती में जब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आया था, मैंने सोचा था कि शायद मेरा सपोर्ट लेवल आ जाएगा। मेरा सपोर्ट आज के लिए 22,620 से 22,580 था बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर उससे पहले ही बैंक निफ्टी आके बाइंग अट्रैक्ट करके वापस ऊपर भाग गया। तो वापस सपोर्ट लेवल नहीं आएगा तो मैं शायद बैंक निफ्टी बाई नहीं करूंगी, पर मेरे क्लाइंटों के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेंटेन करने के लिए कहूंगी, क्योंकि मेरा ओवरऑल टारगेट 22,900 से 23,000 है। जी, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे आगे। और अब बात स्मॉल कैप कॉर्नर की। स्मॉल कैप भी आज धीमे ही नजर आ रहे हैं। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण से समझते हैं किस तरह का एक्शन है और किन शेयरों में ये एक्शन है। देखिए, काफी सुस्ती देखने मिल रही है आज बाजार में और डायरेक्शन लेस है दरअसल स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने मिला है उसमें बालसोर अलॉय जैसे काउंटर्स में आज अच्छी खासी धुलाई है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इसके कुछ शेयर्स को यहाँ फ्रीज कर दिया, उसके चलते इस काउंटर में आज अच्छी खासी धुलाई है। इसी तरह पुंजलर्ड, एस्टेक लाइफ साइंस जैसे में कहीं ना कहीं खबरों के चलते एक्शन है। एस्टेक लाइफ साइंस में दरअसल रिजल्ट्स आए हैं, उसके चलते गिरावट देखने मिली और ऐसे ही कुछ हाल गैलेंट इस्पात का है। शंकरा आज अपने रिजल्ट घोषित करेगा, उसके चलते कहीं ना कहीं स्टॉक में आज 2% के आसपास की तेजी और मैस्टेक में भी आज कहीं ना कहीं 3% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखें तो मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा गिरावट है। उत्तम गालवा, टाटा मेटालिक जैसे काउंटर में अगर आप देखें तो इन सभी काउंटर्स में करीब 2 से 3% के आसपास की गिरावट है और ऐसी कुछ गिरावट आपको फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स में देखने मिलेगी, जहां नागार्जुना, ओसवाल, मद्रास, पंजाब केमिकल्स, इन सभी काउंटर्स में आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है।
इसके अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसकी बात करें तो आची, सुनील, हाईटेक, सिगजैम इंडिया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और सिमको जैसे काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी है। 2 से 6% के आसपास के गेंस इन काउंटर में देखने मिल रहे हैं और गिरावट में है मैकडॉनल्ड्स होल्डिंग। आपको याद होगा पिछले 2 दिन से लगातार तेजी थी, आज गिरावट में है। धनलक्ष्मी बैंक, जेपी इंफ्रा और नीतेश एस्टेट जैसे काउंटर भी आज धुलाई हो रही है। और अब सिमी भौमिक की ट्रेडिंग टिप्स पर डालते हैं नजर। सिमी की 2 कॉल आपके लिए लेकर आएंगे। स्पाइस जेट में सिमी दे रही हैं खरीद की सलाह, स्टॉप लॉस 115, लक्ष्य 128 पर हो नजर। और दूसरा कॉल है फेडरल बैंक में खरीद की सलाह, स्टॉप लॉस 111 पर रखिए, लक्ष्य 128 पर है नजर। इसी के साथ मुझे यहां दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ेंगे मितेशशक्कर.com के मितेश शक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। बाजार में हल्की कमजोरी, सेंसेक्स 30,000 के नीचे फिसला, निफ्टी आधा % कमजोर, मेटल, एफएमसीजी शेयरों पर ज्यादा दबाव। एनपीए अध्यादेश और बैंकिंग रेगुलेशन कानून में बदलाव को राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार आज करेगी इसका ब्यौरा। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% भागा। और एनपीए पर आरबीआई जारी कर सकता है नया सर्कुलर, 40 से 50 बैड लोन खत्म करने के लिए बैंकों को मिलेगी सख्त डेडलाइन। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। कल की 5% गिरावट के बाद क्रूड आज फिर 3% लुढ़का। ऑयल मार्केटिंग, एविएशन और पेंट शेयरों में खरीदारी। आयशर मोटर्स के नतीजे आज, मुनाफा 38% बढ़ने का अनुमान। अपोलो टायर्स के भी नतीजों पर रहेगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत और ये है हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन, जहां पर आज अपना सौदा लेने से पहले आप एक बार हमसे बात कर सकते हैं। 1800-209-7890 पर आपने फोन करना है, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप फटाफट सवाल भेजना शुरू करें, हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हर रोज की तरह मितेश ठक्कर देंगे टेक चेक और साथ होंगे सुमित बगाड़िया आज जो वायदे बाजार पर एक कॉल देंगे। लेकिन पहले मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं, जो एक दायरे में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। 146 अंकों की गिरावट इस समय सेंसेक्स पर, 9317 बाजार पर दबाव थोड़ा सा बढ़ गया है। 9300 शायद टेस्ट करेगा ऐसे आसार दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी नर्म है, लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी बनती दिखाई दी है। सरकारी बैंकों में जो जोश फिर बनता दिखाई दे रहा है। एनपीए से निपटने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो अध्यादेश जारी होगा, इसका ब्यौरा आज सरकार सामने रखने वाली है। उसी के बल पर ये पूरा पैक एक्टिव होता हुआ यहाँ पर खरीदारी होती हुई। लेकिन ऑप्शंस मार्केट पर एक नजर डालिए। 9300 के पुट में कल भी काफी एक्टिविटी थी, आज भी आप देखेंगे काफी हरकत देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 9400 की कॉल में हालांकि आज हम देख रहे हैं 6.5 लाख शेयरों का एडिशन आया है। 9500 के कॉल में भी एक्टिविटी बढ़ती हुई। कल आपको याद होगा 9500 के कॉल में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला था, तो वो एक अपर साइड के तौर पर एक्टिव काउंटर होता हुआ, एक्टिव लेवल होता हुआ। और आज हम देख रहे हैं 8900 के पुट में एक्शन थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के बाजार में, खासकर आज जब ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का। हमारे जानकारों से समझ लेते हैं। मितेश बताइए, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में चल रहा है। अगर मैं इसके 5-7 दिन के आवरली चार्ट देखूं तो 9285, 9290 और ऊपर में 9360, 9365। आई थिंक ये रेंज है और फिलहाल कोई डायरेक्शनल सिग्नल नहीं है, तो आप वेट करें। आई थिंक या तो रेंज नीचे से ब्रेक होती है तो मुझे लगता है कि 70-80 पॉइंट की और प्रॉफिट बुकिंग लेट थोड़ी सी चौपे डिक्लाइन आ सकती है, वहां पे बाय करने के अच्छे मौके होंगे। अदरवाइज अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 9450 की तरफ हमने जल्दी बढ़ना चाहिए। फिलहाल 9315 या 14 का लो बाजार ने बनाया है, उसके ऊपर टिका हुआ है। सुमित, क्या अप्रोच रहेगी? निफ्टी में एक ट्रेड लेना बेस्ट है या फिर बैंक निफ्टी में ज्यादा चांसेस है कमाई के? गुड मॉर्निंग हर्षदा।
सबसे पहले तो आज एक तो प्योर इंट्राडे काम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन बन रहा है और रिवर्स व्यू बन रहे हैं। निफ्टी के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर टेक्निकल लेवल्स ब्रेक तो हुए हैं, बट ओवरऑल सेलिंग हमको 9300 के नीचे देखने को मिलेगी। तो आई थिंक एक कंडीशनल कॉल तो लेना चाहिए निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर सेल बिलो 9300 होगा, स्टॉप लॉस 9370 होगा और टारगेट 9200 और 9150 के हो सकते हैं। ये कॉल अगले वीक के लिए भी कैरी होगा। अगर 9300 के लेवल्स ब्रेक होते हैं आज सेकंड सेशन में या फिर मंडे को, तो हमको अगले वीक भी सेल में चलना पड़ेगा, जिसमें 9370 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे के टारगेट जैसे कि मैंने बताया वो। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी अभी तक मजबूत बना हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर अभी तक कोई खास वीकनेस देखने को मिली नहीं है, तो प्योर इंट्राडे कॉल होगा बैंक निफ्टी का। 22600 के स्टॉप लॉस से बाय और 22900 का टारगेट होगा, ये प्योर इंट्राडे कॉल होगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। बैंक निफ्टी 22900 के टारगेट के लिए पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जैसे सुमित कह रहे हैं आज इंट्राडे में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, तो इंट्राडे ही ट्रेड्स लीजिए। दीपक लाइन पर है दिल्ली से, बताइए दीपक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैंने लास्ट फ्राइडे को टाटा मोटर्स 460 रुपीज पे बाय किया था। कैन यू हियर मी? यस यस, लाउड एंड क्लियर सर। 460 पर आपने खरीदारी की। 2 lots future. Okay. Which is trading right now around 430 May series. और yesterday मैंने 440 पे जून सीरीज के 2 lots सेल कर दिए टू काउंटर एंड टू कैप माई लॉस। 60,000 का लॉस कल हो रहा था मुझे, तो आई कैप काइंड ऑफ। सो आई वांट टू नो कि नीचे में ये कितना जा सकता है, सो दैट आई बुक प्रॉफिट फॉर द जून सीरीज एंड आई वेट फॉर द मे सीरीज। दिस इज माई पॉजिटिव vibes, but I want to know opinions from my. Okay. मितेश, इन्होंने कुछ अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश की एंड आई एम गेसिंग इट्स राइट पोजीशन। आप बताइए आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है। 460 में इन्होंने मेक कॉल में तेजी ली थी और बाजार जिस तरह से फिसला है, उन्होंने 440 में जून शॉर्ट किया है। अब कितनी और गिरावट की संभावना देखने को मिल रही है इधर? आई थिंक 420 के आसपास काफी बड़ा सपोर्ट है टाटा मोटर्स का, तो एक पे कि 420 के आसपास जून की शॉर्ट पोजिशन को कवर कर सकते हैं और वहां से 5 रुपए का और नीचे का स्टॉप लॉस ले लें। अगर वो नहीं टूटता है तो 420 का सपोर्ट होल्ड करके अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए, जिसमें कि मे के सीरीज वापस ये 440 445 के आसपास की प्राइस में मे के फ्यूचर से भी एग्जिट ले सकते हैं। तो इस तरह से करीबन माइल्ड प्रॉफिट या एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास में इनको एग्जिट मिल सकती है। परंतु अगर 420 में आप जून के पोजीशंस काटते हैं तो मे के फ्यूचर्स में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, या कभी भी आप ट्रेड करें तो एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जहां पे कि आपको लगता है कि आपका व्यू गलत जा रहा है, तो वहां से आप एग्जिट ले लें। दीपक, इज दैट क्लियर? Yeah, for the May series, what should be the stop loss shall I put after I exit from the June series? Mitesh? These are cash levels. 415 का स्टॉप लॉस लगा, ये कैश का लेवल होगा। 420 का सपोर्ट है, तो इसके 1% नीचे का स्टॉप लॉस लगाए 415-16 के आसपास का कैश में, और अगर वो नहीं टूटता है तो सपोर्ट होल्ड करके बाउंस बैक देगा आपको, जो कि 440-445 के बीच में आपको एग्जिट दे देगा। दीपक, ये आपके लिए सलाह है। 415 आपके लिए कैश में, ऑफ कोर्स की बात हो रही, कैश में वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऑल द बेस्ट दीपक, एंड आई एम होपिंग एट द एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में अच्छी कमाई जरूर हो टाटा मोटर्स में, क्योंकि आपने एक्टिवली एक ऑल्टरनेट पोजीशन भी खड़ी कर ली है। चंदन वर्मा से बात करते हैं, बताइए चंदन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी मैम, मैंने कल 61 रुपए 80 पैसा में सेल इंडस्ट्रीज बाई किया था। ठीक है, और कितना टाइम रुक सकते हैं आप? जी मैं तो इंटरडे में ही करता हूँ, लेकिन अगर नीचे अगर कुछ दिन टाइम ले, 2-3 दिन टाइम ले सकता हूँ। नहीं, इंटरडे में करते हैं तो कल आपने सौदा काटा क्यों नहीं? जी मैंने बंद होते समय लिया था मैंने। क्या सलाह होगी इस पर सुमित आपकी? एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। सेल इन्होंने 6180 पर लिया है। देखिए, सेल के अंदर अभी इमीडिएटली एक थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। इनको मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ। सेल के अंदर अगर आज स्टॉक ने 60 रुपए का लेवल तोड़ा, तो फिर ये स्टॉक के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 57 रुपए या फिर शायद 55 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 62 का लेवल अगर ऊपर में ब्रेक होता है तो ही सेल के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये स्टॉक एक बार वीकनेस दिखा सकता है। 60 रुपए का या 60 रुपए 10 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे सेल की लॉन्ग पोजीशंस के अंदर, उस लेवल के बाद हमको वीकनेस देखने को मिल सकती है और पुलबैक में एक बार निकल जाने की सलाह रहेगी। शेखर से बात करते हैं, देहरादून से लाइन पर है, बताइए शेखर। जी मैडम, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल लिया है 200 का मई सीरीज का। ओके। 3.55 पे। ठीक है, तो मैम अभी क्या करना चाहिए इसमें? 3 रुपए 55 पैसे पर आपने खरीदा, आज 7 रुपए 55 पैसे पर, 35 पैसे के आसपास है। और बैंक ऑफ बड़ौदा इनफैक्ट उन स्टॉक्स में से है जहां पर
बढ़त आने की पूरी उम्मीद बाजार के कई जानकार लगाकर बैठे हैं। सुमित, क्या सलाह होगी 200 का कॉल बीओबी में? देखिए, अभी तक बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती बनी हुई है। फिलहाल सेलिंग के कोई स्ट्रक्चर कोई हमको इंडिकेशंस दिखे नहीं है, तो इमीडिएटली एक बार पोजीशंस के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी, बट कॉशियस जरूर रहना है। 193 194 का 194 का इमीडिएट सपोर्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अगर 193 194 के लेवल्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीचे की तरफ ब्रेक किए तो हमको वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमको 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक बार पोजीशंस को होल्ड करें, 193 194 के आसपास का स्टॉप लॉस जहन में रखें और ऊपर में 200 201 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सोचें। मार्केट्स थोड़े से डाइसी सिचुएशन पे है, तो अगर गिरना स्टार्ट हुए तो सडन फॉल आएगा, इसके लिए स्टॉप लॉसेस जरूर लगाए। चलिए, तो 193 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 200 201 के लेवल्स देखते हैं तो आप एग्जिट कर लीजिए और थोड़ी सी आप अलर्ट रहिएगा इस तरह के मार्केट में जो काफी रनअप दिखा चुका है। रंजीत लाइन पर है बैंगलोर से, बताइए रंजीत। जी नमस्ते मैडम, एक्चुअली मैंने हिंडाल्को का 200 का कॉल लिया है, 2 लॉट, 8 रुपए मेरा बाइंग प्राइस है। ठीक है। मैंने एक्चुअली मनी कंट्रोल में ही आपका एक अमित गुप्ता जी का रिकमेंडेशन के तहत में पोजीशन ली थी। मैं अभी जानना चाहता हूँ क्या मैं इसको होल्ड करूँ या फिर 200 का कॉल आपने लिया है ना, आज तो ये 185 पर है और वैसे कमोडिटी मार्केट्स की हालत थोड़ी सी नरम पड़ती दिखाई दे रही है। सुमित, एग्जिट ले लेना चाहिए क्या इनको? देखिए, यस बिल्कुल, क्योंकि मेटल्स के अंदर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है हर्षदा। शायद और भी वीकनेस हमको एक बार देखने को मिल सकती है आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए। स्पेशली अगर हम हिंडाल्को की बात करेंगे तो हिंडाल्को यहाँ से वीक दिख रहा है और नीचे में शायद हो सकता है कि 180 या फिर शायद 175 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई छोटा सा पुल बैक भी मिलता है इनको 190 188 लेवल्स तक के लिए, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इमीडिएटली प्योर इंट्राडे के लिए 183 का सपोर्ट है। 183 जब तक टूटता नहीं है, कोई छोटा सा 2-3 रुपए का पुल बैक का ये वेट कर सकते हैं। अगर 183 टूटा तो 175 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। मोटा मोटी एग्जिट कर लेना चाहिए। ये आप कह रहे हैं एग्जिट कर लेना चाहिए सुमित, आपकी शायद ऑप्शन स्ट्रैटेजी हिंडाल्को में ही है, तो क्या यहाँ पर शॉर्ट की स्ट्रैटेजी खड़ी करने की सलाह है आपकी? यस एब्सोल्युटली हर्षदा, आज हमने एक मेटल्स में मोमेंटम देखा है और हमने हिंडाल्को में ही पोजीशंस बनाने के लिए ऑप्शंस की रणनीति बनाई हुई है, जिसके अंदर 185 का पुट लेने की सलाह दी है। 185 का पुट यानी मंदी करने की सलाह दी है, जो 6 से 6.5 रुपए के बीच में लेना है। अभी सीएमबी वही भाव के आसपास चल रहा है, 4 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और जो हम टारगेट स्पॉट लेवल के हिसाब से बता रहे हैं 180 और 175, अगर ये लेवल्स हमको देखने को मिलते हैं 3 से 4 दिनों के अंदर, तो ये हिंडाल्को का 185 का पुट की वैल्यू हो सकती है 10 रुपए से लेके 14 रुपए तक। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, अगर ये कोई स्टॉप लॉस का रिस्क ले सकता है तो 185 का पुट लेके जरूर काम करना चाहिए। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो आपके सामने आ गई है, हिंडाल्को में शॉर्ट की पोजीशन लीजिए, यानी कि 185 का पुट आप लेंगे तो वहां पर बेहतर रहेगा। टारगेट 10 और 14 रुपए है। लेकिन आगे मितेश और सुमित ने कुछ और शेयर आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेड के लिहाज से, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही कुछ और सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मितेश ठक्कर और सुमित बगाड़िया आज हमारे साथ दे रहे हैं और ये बताएंगे आपको कि किन स्टॉक्स में ट्रेड लिया जाए। बताइए मितेश, आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं? आई थिंक एक मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन में सेल था। आई थिंक स्टॉक थोड़ा और नीचे आ गया है क्योंकि नतीजे खराब आए, उसने बड़ा सपोर्ट तोड़ा है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर में अगर 678 680 के आसपास मिलता है तो सेल करें। 697 का स्टॉप लॉस लगाए और 650 यानी 650 का पहला टारगेट देखें। और एक था बाय कॉल एक साइड में, हमने कल देखा कि स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम और रिवर्सल आया था, तो करंट लेवल्स पे इसको बाय करें 236 के स्टॉप लॉस के साथ और 252 यानी 252 के टारगेट्स देखें। एक्साइड 252 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और टाटा कम्युनिकेशंस आज वैसे ही कमजोर है, बिकवाली की जा सकती है इसमें। टारगेट रहेगा 650 का। सुमित बताइए, आपने क्या ट्रेड चुना है आज? देखिए, एशियन पेंट्स के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है, 1145 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1130 बाय करना चाहिए, 1180 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट 1130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एशियन पेंट्स के अंदर।
दूसरी तरफ गेल के अंदर वीकनेस हमको देखने को मिली है और वैसे आज ऊपरी लेवल से हमको अच्छा दबाव भी देखने को मिला है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर 431 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, सेल साइड का व्यू है और नीचे में इमीडिएटली हमको 405 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक 420 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो आने वाले एक हफ्ते के लिए व्यू होगा 405 से 400 रुपए के लेवल्स तक के लिए, बट स्टिक स्टॉप लॉस 430 का गेल के अंदर भी लगाना होगा। ये फिलहाल गेल के लिए कॉल है 405 और आगे 404 के लिए शॉर्ट करें। ये स्टॉक सुबह से ही कमजोर है और साथ ही साथ एशियन पेंट्स में तेजी की पोजीशन 1200 की तैयारी कर रहा है। ये काउंटर तो खरीदारी की जा सकती है। राहुल हमारे साथ लाइन पर हैं स्पीच गया से। राहुल बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? नहीं, राहुल इस समय है नहीं लाइन पर, तो वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, कोशिश करेंगे राहुल से बात करने की और साथ ही साथ कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे ट्रेडर्स हॉटलाइन। अब राहुल हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं गया से। बताइए राहुल क्या ट्रेड लिया आपने? हाँ मैम, मैंने गॉडफ्रे फिलिप्स का 1 लॉट लिया है मैच फ्यूचर का 1245 पे 1245 पर। ठीक है, तो इसमें क्या करना, बने रहे रेट आ जाएगा हमारा या मितेश क्या सलाह होगी? क्योंकि ये भले ही फ्यूचर्स मार्केट का हिस्सा बना लेकिन पहले दिन के बाद इसमें मुनाफा वसूली ही ज्यादा देखने को मिल रही है। इनका क्या रेट आ पाएगा 1245 का? हर्षदा 1180 का सपोर्ट के आसपास आ गया स्टॉक, अगर वो तोड़ता है तो फिर मेरे ख्याल से एग्जिट ले लें क्योंकि फिर थोड़ी गिरावट और मिलेगी और 1150 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल 1180 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, परंतु ओवरऑल आई थिंक लग रहा है कि 1150 जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है क्योंकि निफ्टी भी वीक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय है। अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। विनोद मित्तल दिल्ली से, बताइए। ले रखा है 742 में मैं एक्सपायरी शॉर्ट टर्म के लिए बीपीसीएल। ओके, शॉर्ट किया शॉर्ट टर्म के लिए 740। मितेश क्या ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या थोड़ी बहुत रिवर्स या कवर करने के बारे में सोचे? जिस तरह से कच्चा तेल नरम पड़ रहा है इन कंपनियों में तो और तेजी आ सकती है। अक्षरा देखिए, आई थिंक एक तो ये स्टॉक काफी बड़े हुए हैं और दूसरा आज अच्छी न्यूज के बावजूद भी ऐसा कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा आपको देखने को नहीं मिला है। इंडिकेटर साइड पे तो नेगेटिव नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें आप अगर बने रहना चाहते हैं तो 746 हाफ के ऊपर कैश में स्टॉप लॉस लगा लें और अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो शायद 715 तक जा सकता है। ये सब बेसिकली 710-15 से लेकर 745-50 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से नीचे की रेंज की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। विनोद जी, आपने येस बैंक में भी पोजीशन ली है? हाँ, येस बैंक में ली है। किस भाव पर सर? 1570 में। 1570 में, यहाँ पे तो फायदा है यहाँ पे, या फिर शॉर्ट किया है क्या? शॉर्ट किया है। ओहो, ये भी शॉर्ट है। मितेश, इस पर क्या सलाह होगी? येस बैंक में अब जाके थोड़ा सा करेक्शन का सीन लग रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक तो ये कि स्टॉप लॉस में जब भी आप फ्यूचर की पोजीशन पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको फ्रेश स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ 1637 का कैश में, और अगर ये नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है कि करेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। आपको 1575 1570 यानी कि आपके रेट के जस्ट आसपास के लेवल्स मिलने के चांसेस काफी ब्राइट है। ओके, तो होपफुली इसमें आपके हाथ मुनाफा लगता हुआ दिखाई देगा। 1633 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अनुराग ने पोजीशन ले रखी है आईसीआईसीआई बैंक में, इन्होंने अभी अभी व्हाट्सएप किया है हमें, और 285 का पुट है, 4 रुपए 75 पैसे की पोजीशन। ये स्टॉक तो तेजी में आ गया कल के नंबर्स के बाद और आज देखें 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सलाह क्या होगी सुमित? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी तक मजबूत का ही बना हुआ है। स्टॉक के अंदर जब तक कोई कन्विंसिंग वीकनेस देखने को मिलेगी नहीं तब तक मंदी का व्यू एक बार लेना नहीं चाहिए। इमीडिएटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बता देता हूं स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 295 का आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सपोर्ट है। ये लेवल टूटने के बाद ही एक वीकनेस देखने को मिलेगा जिसके अंदर 285 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सपोर्ट तो हुआ 295 का, और कैश लेवल के हिसाब से 300 रुपए 301 साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो उसके बाद और तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन्होंने पुट ले रखा, तो एक बार ये 301 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले और एक बार पोजीशन होल्ड कर ले, बट 301 रुपए स्ट्रिक्टली वहां पे पोजीशन काट देनी चाहिए क्योंकि उसके बाद इसमें और मूव देखने को मिल सकता है 310 रुपए तक का। अगर इनका लक साथ दिया तो ही यहां से करेक्शन मिल सकती है, उसमें भी 295 का लेवल टूटना जरूरी है।
ओके, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि एक टर्न अराउंड आ चुका है। उन लेवल्स का आप ख्याल रखें जो सुमित ने अभी आपको बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मितेश, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के बाजार पर। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे। प्रियंका संभव आपका साथ देंगी और साथ ही प्रकाश गाबा भी जुड़ेंगे। बने रहिए। बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स 30,000 के नीचे फिसला, निफ्टी ½ % कमजोर, मेटल और एफएमजी शेयरों पर ज्यादा दबाव। एनपीए अध्यादेश और बैंकिंग रेगुलेशन कानून में बदलाव को राष्ट्रपति मंजूरी, सरकार आज जारी करेगी ब्यौरा। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ऊपर। एनपीए पर आरबीआई जारी कर सकता है नया सर्कुलर, 40 से 50 बैड लोन खत्म करने के लिए बैंकों को मिलेगी सख्त डेडलाइन। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। कल की 5% गिरावट के बाद क्रूड आज फिर 3% लुढ़का। ऑयल मार्केटिंग, एविएशन और पेंट शेयरों में तेजी। और आयशर मोटर्स के नतीजे आज, मुनाफा 38% बढ़ने की उम्मीद। अपोलो टायर्स के नतीजे पर भी रहेगी बाजार की नजर। और आज बाजार में हमें दिख रहा है नुकसान। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा गिरावट, ऑलमोस्ट 150 अंकों की गिरावट, ½ % की गिरावट सेंसेक्स में अब दर्ज हो रही है। वहीं निफ्टी में भी हम गिरावट लगातार देख रहे हैं। 43 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ऑलमोस्ट ½ % की गिरावट को अब निफ्टी भी छूने वाला है। मिड कैप में भी दबाव, 24 अंकों का भी फिलहाल। बैंक निफ्टी हालांकि बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं क्योंकि बैंकिंग एनपीए अध्यादेश को लेकर के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लेकर जिस तरह से कदम उठ रहे हैं, तो पीएसयू बैंक जो है उनका पुश बैंक निफ्टी को पॉजिटिव जोन में बरकरार रखे हुए। लेकिन मार्केट ब्रेथ है आज नेगेटिव। 1047 शेयर है जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसके सामने 625 शेयर है जहां पर अभी हम बढ़त देख रहे हैं। तो गिरावट कहां से आ रही है बाजार में, इस पर नजर डालते हैं। हिंडाल्को, टाटा मोटर के डीवीआर, ओएनजीसी और इन्फोसिस, ये कुछ काउंटर्स हैं जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं लेकिन बढ़त में आज नजर आ रहे हैं। और बिंदु फार्मा, इंडियाबुल्स हाउसिंग, एशियन पेंट्स और आयशर मोटर्स में है आज के सत्र में बढ़त। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो बैंक सबसे आगे नजर आ रहा है। कैपिटल गुड्स में भी आज दबाव ही दिख रहा है। रोज की तरह आपकी शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड्स को समझाने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। प्रकाश जी, आज लगता है कि वीकेंड की ठीक छुट्टी के एक दिन पहले बाजार जो है वो एकदम सुस्ता रहे हैं। आप टेक्निकल चार्ट्स पर किन लेवल्स को आई कर रहे हैं सर? 9270, ये क्रूशियल सपोर्ट है प्रियंका। जब तक ये बरकरार है तब तक कह सकते हैं अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। और अब जो कंसोलिडेशन हम 6 दिनों से देख रहे हैं, शायद आज 7वां दिन हो। कब तक चलेगा कंसोलिडेशन कहना मुश्किल है, लेकिन अपसाइड टारगेट 9414 अब भी बरकरार है। कब जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक ये 9270 बरकरार है तब तक होप है कि यस अप मूव ऑन। ओके, तो हम बाजार पर और बात करेंगे, साथ ही प्रकाश जी की सलाह लेंगे कुछ स्टॉक्स पर जो हमारे दर्शक भेज रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक खास मेहमान जो हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 6000 करोड़ रुपए की संपदा योजना को मंजूरी दे दी है। सेक्टर को कितना फायदा होगा ये जानने के लिए बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल से, जो हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से। हरसिमरत जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संपदा इस स्कीम के बारे में हमें बताइए। 6000 करोड़ का ये आउटले है और एग्रो मरीन और एग्रो प्रोड्यूस के लिए है। इसका फायदा हम कैसे देखेंगे? आपके लिए ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है क्योंकि आप इसका जिक्र बहुत बार कर चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि ये जमीनी हकीकत बनने वाला है। तो इसके फायदे बताइए, कब से लागू होगा, क्या क्या हम देखेंगे बदलते हुए? देखिए, ये जो संपदा स्कीम है जो स्टैंड करता है सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजिंग प्रोसेसिंग और डिक्रीजिंग एग्रो वेस्ट, ये मोदी जी का एक जो निशाना रहा है कि आने वाले दिनों में किसान की आय को दुगना किया जाए। तो आज किसान अपना जो उगाता है उसमें मूल्य वृद्धि हो, फूड प्रोसेसिंग बढ़े, जिससे उसके किसान की फसल की डिमांड बढ़े, उसके बढ़ने से उसको चंगे अच्छे उसको कीमतें मिलेंगी।
ये सारी चीजों को, चाहे आज हमारे जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो 50% 25 साल की उम्र के नीचे हैं, सब रोजगार के साधन मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो देश की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है वो कि हर एक हिंदुस्तानी के पेट में खाना हो। जिस देश में 40% तक अन्न बर्बाद हो जाता है, इस बर्बादी को रोकने के लिए इससे बड़ी कोई नेशनल सेवा मेरी तरफ से हो नहीं सकती। तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन सारी चीजों को एड्रेस करता है, और इसको समझते हुए मोदी साहब ने ये संपदा की ये स्कीम लेके आए हैं, जहां एक तरफ हम बड़ा बड़ा मेगा फूड पार्क हर स्टेट में बना के ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि और छोटी यूनिट्स आके वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह बना दिया जाए, उसको यूज कर सके। इसके साथ ये संपदा में कोल्ड चेन की स्कीम भी है, जहां किसान से लेके दुकानदार तक पूरी एक सीमलेस तरीके से कोल्ड चेन में बिना बर्बादी का खाना पहुंच सके। लेकिन अब ये संपदा स्कीम के जो 3 नए कॉम्पोनेंट्स हमने ऐड किए हैं, ये सीधा सीधा किसान के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि इसका निशाना ये है कि देश में जहां भी किसान का कोई उगाने की किसी चीज का क्लस्टर हो, हम टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग करेंगे, कहाँ पे हल्दी का क्लस्टर है, कहाँ पे मिर्ची का क्लस्टर है, कोई कीनू का है, कोई आम का है, जो भी फल सब्जी का क्लस्टर, साग हो उसका क्लस्टर हो, उसकी मैपिंग करके वहां पे क्या स्टोरेज की फैसिलिटी है, क्या प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है, किस चीज की कमी है, बहुत टारगेटेड तरीके से वहां पे बनाएंगे। सो पहली बात जो किसान कहता है कि जब मेरी फसल आती है तो मुझे कीमतें नहीं मिलती हैं और 4 महीने बाद 4 गुना दाम पहुंच जाते हैं, तो किसान के पास एक साधन हो जाएगा कि वहां पे वो स्टोरेज कर सके, पैकेजिंग प्रोसेसिंग करके जब अच्छी कीमतें मिले उस समय पे वो अपने बाजार में बेच सके, और फिर वैल्यू एडिशन करके जो वो उगाता है, जो आलू उगाता है तो आलू के चिप्स बना के वो मार्केट के साथ अपने आप को लिंक भी कर सके। तो ये जो 3 नई स्कीमें हमने ऐड की हैं, जहां पे हम फार्मर प्रोड्यूसर सारे किसानों को इकट्ठे करके उनका एफपीओ बना के फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देके और किसी बड़ी कंपनी के साथ उनको लिंक किया जाएगा कि जो वो उगा रहे हैं, बना रहे हैं, वो किसी मार्केट में बिकने का भी उनका साधन उनको बना के देंगे। तो सीधा सीधा किसान की आमदन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा है, नौकरियां भी जनरेट होंगी, वेस्टेज भी घटेगी और रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही। हरसिमरत जी, इसका एक मेन फोकस जिसका जिक्र आपने अभी किया, एग्रीकल्चरल वेस्ट को कम करना है। अभी जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 92,000 करोड़ का लॉस हो जाता है। ऐसे में ये किस तरह से काम करेगा कि एग्रीकल्चरल वेस्ट पर काबू पाया जा सके? देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा क्रिएट होगा ये संपदा स्कीम के अंडर, जो मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन तो ऑन गोइंग है, लेकिन ये छोटे छोटे क्लस्टर्स में भी जो सारा प्रोसेसिंग वगैरह लगाया जाएगा, आप अंदाजा लगाइए कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एडिशनल जो लेवरेज होगा इन्वेस्टमेंट, ये तकरीबन 31,000 करोड़ का होगा, जिसमें 334 लाख मीट्रिक टन का एग्रो प्रोड्यूस हैंडल होगा, और ये 334 लाख मीट्रिक टन का तकरीबन जो वैल्यू देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के बराबर होगा। तो आप सोचिए कि 1 लाख करोड़ का एग्रो प्रोड्यूस में से जहां 40% वेस्ट होता था, अब कितना सारा वो प्रोसेस होके उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और कम से कम इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20 लाख किसानों को फायदा होगा और तकरीबन 6-7 लाख नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो इतना बड़ा पुश, ये मुझे लगता है इतिहास में कभी ऐसा पुश इस सेक्टर को दिया नहीं गया है, और इस सेक्टर का सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको 1.5-2 साल में दिखने लग जाएगा, क्योंकि हर एक स्कीम की हमारी लिमिट है। 1.5-2 साल के अंदर ये बिल्कुल सारी तैयार होकर जमीन पे चल जाएंगे। 42 फूड पार्क और साथ ही में कुछ 236 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिस पर काम चल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, इसका स्टेटस क्या है अभी हरसिमरत जी? देखिए, ऐसा है कि मेगा फूड पार्क की जो ये स्कीम थी, ये 2008 में लॉन्च हुई थी, और 2 साल के अंदर मेगा फूड पार्क को तैयार होना चाहिए था। ऐसे ही कोल्ड चेन की भी जो स्कीम थी, 100 कोल्ड चेन सैंक्शन किए गए थे 2008 में, और 2 सालों में सबको तैयार होना था। लेकिन जब 2014 में मोदी साहब की सरकार बनी तो आप हैरान रहेंगे कि 42 फूड पार्क जो 2008 से सैंक्शन थे, अकेले 2 ऑपरेशनल हुए थे। 100 कोल्ड चेन में से अकेले 30 बन सके थे। लेकिन हमने आते साल ही, हमने जहां 6 साल में 2 या 30 कोल्ड चेन हुए, हमने 2 साल के अंदर
8 मेगा फूड पार्क को चालू कर दिया, 4 और अभी होने वाले, उनका मैंने उद्घाटन करना है। 100 की 100 कोल्ड चेन्स ऑपरेशनल करके 30 और सैंक्शन करके उनमें से भी आधी तैयार हो गई और अब 101 पिछले महीने और हमने सैंक्शन कर दिए हैं। तो ये 236 जो कोल्ड चेन है ये सब 18 महीने के अंदर पूरे ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये 334 लाख मेट्रिक टन एग्रो प्रोड्यूस इनमें से जब हैंडल होगा तो आप खुद देखिए कि अकेले किसान को नहीं लेकिन कंज्यूमर को, कि जब मौसम होता है, सीजन होता है, तो वही फल सब्जी बहुत अच्छे दामों में मिल जाती है और 4 महीने बाद कभी कभी प्याज हमारे आंखों में आंसू ले आता है या टमाटर मिलने करके सारा किचन का बजट हिल जाता है। तो अब ये वेस्टेज जब घटेगी, इनकी अवेलेबिलिटी भी मिलेगी आपको कंज्यूमर होने के नाते और अच्छी प्राइसेस में इन्फ्लेशन भी घटेगी। सो हर तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि बड़े फोकस, टारगेटेड, साइंटिफिक तरीके से मोदी जी ने जो ये स्कीम रोल आउट करी है, इसका बहुत सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर पे, जहां फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जहां हमारे देश में लाखों भूखे सोते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बर्बादी होती है, तो इसको रोकने के लिए इससे और बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है कि आप फार्म गेट लेवल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बर्बादी रुक सके। और आप देखिए मोदी जी ने कितने सारे पिछले 2 साल में ये चीजें एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी चीजें की हैं, जो 100% FDI एंड मल्टी ब्रांड रिटेल और फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का जो फैसला पिछले साल सरकार ने लिया, वो बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स बनाने के लिए, क्योंकि जब मार्केट होगा तो डिमांड होगी, जब डिमांड होगा तो पीछे की चीजें अपने आप लिंक हो जाएंगी। और आपने अभी देखा है कि अमेज़न ने इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट 3,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फूड सेक्टर में करने का फैसला किया है। सो ये सब संकेत हैं कि ये सरकार, जहां किसान की बात है, जहां कंज्यूमर की बात है और जहां वेस्टेज की बात है, बहुत सीरियस तरीके से, बहुत टारगेटेड तरीके से मोदी जी इनको खत्म करने के और किसान का भला करने के लिए वो काम कर रहे हैं। जी, और इसके साथ साथ जैसा कि आप बता रही थी, बड़ा निवेश भी आ रहा है भारत में। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हरसिमरत जी। हरसिमरत कौर बादल, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, हमारे साथ थी। संपदाए की ऐसी योजना अब सामने आ रही है जिसमें एग्री वेस्ट से लेकर फार्म इनकम बढ़ाने पर काम कर रही है सरकार। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सौदा आपका में जुड़ेंगे हमारे दर्शक, अलग अलग शहरों से पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। जवाब देने के लिए प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। सौदा आपका में वक्त है स्टॉक फटाफट का। अगले 4 मिनट तक आपके आए तमाम सवालों का फटाफट जवाब दे रहे हैं प्रकाश गाबा। बारामती से गणेश स्पाइस जेट पर आपकी सलाह चाहते हैं। 140 शेयर है, 66 रुपए की खरीद रही है, मुनाफा हो रहा है 53.90 रुपए का। होल्ड ही करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अपसाइड अब भी ऑन है। 115 का स्टॉप लगाकर चले, कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, 130 भी जा सकता है होल्ड, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। रायपुर से विराट सोपते A to Z 150 शेयर है इनके पास, 19 रुपए की खरीद। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये स्टॉक मेरे पास भी है, होल्ड। सुमेर जयपुर से ग्रीव्स कॉटन 100 शेयर होल्ड करते हैं, 174 रुपए की खरीद। वेल ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए। काफी कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, करीब 2 साल का कंसोलिडेशन था, अब मूव ऑन है, 200-230 भी जा सकता है। थोड़ी अगर डिप्स भी मिलती है तो घबराइएगा मत, होल्ड ग्रीव्स कॉटन। वाराणसी से अनुराग गॉडफ्री फिलिप्स 100 शेयर 1180 की खरीद रही है। वेल ये स्टॉक होल्ड ही करना चाहिए। अब कंसोलिडेशन जोन पर है, अपर रेंज में कुछ 1500 का जोन है वो भी दिखाई देता है, वहां चला जाए तो शायद प्रॉफिट वहां पर बुक कर सकते हैं, होल्ड। मुंबई से प्रदीप रस्तोगी टाटा मेटालिक्स 200 शेयर 487 रुपए की खरीद। प्रॉफिट बुक करने में नुकसान नहीं है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। पटना से राजेश बैंक ऑफ बड़ौदा 100 शेयर है, 189 रुपए की खरीद रही है।
होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 195 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव लगता है 210 से 220, ये भी जोन दिखाई देता है, वक्त लगेगा, होल्ड। चेन्नई से गौरांग, कैनफिन होम्स 50 शेयर 2846 की खरीद रही है। 2600 में स्टॉक लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से काफी डीप है लेकिन उतना जरूरी है। टारगेट ऑन द अपसाइड 3000 के करीब जाने की पूरी संभावना। पैराबोलिक राइस है, कभी कभी फास्ट अपमूव में अगर गिफ्ट मिलता है तो प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। नागपुर से सागर टिचकुले, रेमंड 700 शेयर 798 रुपए 55 पैसे की खरीद। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, टारगेट 860 का है, नजर आ रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 730 का, होल्ड। फरीदाबाद से अशोक, अदानी पोर्ट होल्ड करते हैं 100 शेयर 332 रुपए की खरीद। बढ़िया स्टॉक है, 335 से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, टारगेट ऑन द अपसाइड 360 के नजर आते हैं। अपसाइड हो गए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अडानी पोर्ट्स। अहमदाबाद से नंदीश, मार्क्स एंड फार्मा 100 शेयर 112 की खरीद। वेल, आधे दाम में बैठे हुए हैं, इनको होल्ड करने के सिवा कोई चारा नहीं है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, 60 का लेवल। जब भी ये 60 के ऊपर चला जाएगा फिर एक ब्रेकआउट मिलेगा, फिर उसका टारगेट बनेगा 90। आपके कॉस्ट के फिर भी नीचे रहेगा, ऐड तो मत कीजिएगा, लेकिन 90 के आसपास जब चला जाए वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। अहमदाबाद से प्रदीप, लिबर्टी शूज 1000 शेयर 171 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 170 जो इनकी कॉस्ट है वहां पर। और अपसाइड जो टारगेट है 215 के करीब जब भी चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोपीनाथ जी का सवाल कोल्हापुर से, बायोकॉन 80 शेयर 1130 की खरीद रही है। अब थोड़ी वीकनेस है, शायद लो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 1000 का जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, वहां से अगर बाउंस होगा तो फिर 1100 चला जाएगा। 1100 में एग्जिट की सलाह दे सकते हैं। ग्वालियर से नीरज कुमार, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 100 शेयर 99 रुपए की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, कॉस्ट से बहुत कम है लेकिन होल्ड करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए करीब अराउंड 59 में। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, अपर रीजन में कुछ 70-75 नजर आता है लेकिन वक्त लगेगा। कोलकाता से मयूर, टाटा मोटर्स 1000 शेयर 442 की खरीद है। एग्जिट कर देना चाहिए, इसमें और भी वीकनेस नजर आती है, शायद एक लेवल 380 का वो भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा नुकसान है लेकिन सह लेना जरूरी है। इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गावा जी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गावा बने हुए हैं। प्रकाश जी, वक्त है आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानने का। भारत फाइनेंशियल ये ठीक ही नजर आ रहा है, आज अच्छा बेस से बाउंस हुआ है। इसका जो टारगेट है अपसाइड 830 का है, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप होगा 780 का। भारत फाइनेंशियल बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है इंडिगो, यहां पर भी अच्छा बेस बना हुआ है और आज अच्छा अपमूव भी मिला है, 2.5% अप है। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 1175 का है, इसे भी 1-2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप होना चाहिए 1117, 1117 बाय। तो इंटरग्लोब एविएशन में है खरीद की सलाह। दूसरा स्टॉक भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी यही दीजिए इजाजत। सौदा आपका में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन होगा कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।